अस्सलाम वालेकुम। आगे स्टार्ट करते हैं। ये वो टेबल है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आप ये पता लगा लो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट आपके पास आता है उसको एल्बो पेन है, आपने उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करनी है। आपने पहले तो रेफर्ड पेन को एक्सक्लूड कर लेना है कि उसकी पेन जो है वो लेटरल एपिकोंडाइल से नीचे फोर आर्म में जा रही है, हैंड में जा रही है, रिस्ट में जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी पेन शोल्डर और नेक में जा रही है तो ये कोई और प्रॉब्लम है, लेटरल एपिकोंडाइलोसिस नहीं है उसको। अब आपने फिर दूसरी बात क्या देखनी है कि अगर उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई स्वेलिंग है, ट्रॉमा इन केस कि अगर उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद आपके पास आ रहे हैं तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि उसको फ्रैक्चर हो सकता है या डिसलोकेशन हो सकती है, या फिर उसका जो जॉइंट है उसकी इन्फ्लेमेशन आपको नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आप अगर पल्पेट करते हो फिर आपको स्वेलिंग फील हो रही है तो तब भी आप जो है ये फ्रैक्चर या डिसलोकेशन को सस्पेक्ट कर सकते हो। देन आता है स्वेलिंग। अगर आप स्वोलन रेड टेंडर जॉइंट सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हैं साथ में, तो आप सेप्टिक आर्थराइटिस को कंसिडर करते हो। सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन की वजह से जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है जिसकी वजह से जो जॉइंट होता है वो स्वेल कर जाता है। इसके अलावा रेड हो जाता है, टेंडर जॉइंट होता है, जॉइंट के अंदर पेन होती है। सिस्टमेटिक सिम्टम्स किस तरह की आएंगी कि उसको फीवर भी है साथ में, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि उसको सेप्टिक आर्थराइटिस है। देन अगर तो आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप ये कंसिडर कर रहे थे कि उसको एल्बो पेन है, तो आप उसको एल्बो पेन के जो भी आप ट्रीटमेंट है वो दे रहे हो। एक तो उस दौरान आपके पास पहले आया था इतना उसका जो एल्बो वाला एरिया था उसका मैस इतना नहीं था, बाद में मैस इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है, तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो कि उसको कोई मेलिग्नेंसी है। और अगर ऐसा होता है कि पहले ही पेशेंट आपके पास आया है, दो केसेस है ना, पहला मैंने आपको डिस्कस कर दिया, दूसरा कि अगर आपके पास पेशेंट आया और आप बहुत बड़ी मैस देखते हो या स्वेलिंग देखते हो, और वो मैस या स्वेलिंग पेन काज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो आपने ये सस्पेक्ट करना है कि उसको मेलिग्नेंसी है। तो इस सब केस में आपने क्या करना है, रेफ़र कर देना पेशेंट को। फिर आपने देखना है कि कोई स्वेलिंग या स्टिफनेस, अगर तो स्वेलिंग है या स्टिफनेस है, फिर आपने अब दूसरी बात, अगर बायलेटरल स्वेलिंग या स्टिफनेस है, चाहे वो फीमेल है मेल है, यानी कि फ़ीमेल को वैसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसकी रेंज ऑफ मोशन भी कम हो गई हैं, लॉस हो गई हैं या कम हो गई हैं, तो इस केस में आप इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस को सस्पेक्ट कर सकते हो। अगर पेशेंट की स्वेलिंग और स्टिफनेस है और वो मिडल एज्ड मेल है और उसकी लॉस ऑफ एंड रेंज ऑफ मोशन, ये लॉस ऑफ फुल रेंज ऑफ मोशन, हमारी जो रेंज ऑफ मोशन होती हैं काइनेजोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, 3 रेंजेस होती हैं, इनर रेंज, मिडल रेंज और आउटर रेंज। अगर तो तीनों की तीनों लॉस हो गई हैं, ये तीनों की तीनों ही कम हो गई हैं पहले से, तो उस केस में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस को सस्पेक्ट करोगे। और अगर सिर्फ एंड रेंज लॉस हुई है तो उस केस में आप ओस्टियोआर्थराइटिस को सस्पेक्ट करते हो। साथ में क्लिकिंग और कैचिंग और लॉकिंग साउंड भी आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हो। तो इस केस में आपने क्या करना है, वो एक्सरे करवाते हो, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन पेशेंट की करवाते हो, पैरासीटामोल या एनसेड या आपकी डोमेन में जो पेन किलर वगैरह आएंगी, जेल्स आएंगी, वो आप रिकमेंड कर सकते हो। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करवाते हो, स्प्लिंटिंग ताकि जो है लोड जो स्ट्रेस जॉइंट के ऊपर कम आए, तो पेशेंट को स्प्लिंट्स दे सकते हो। इसके अलावा ब्रेसेस भी दे सकते हो। आइस और हीट पैक अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अगर स्वेलिंग नहीं है तो हीट देते हो, और अगर उसको स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है तो आप उस केस में उसको आइस अप्लाई करोगे या फिर आप उसको कोल्ड पैक अप्लाई कर दोगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड लोकल वर्सेस इंट्रा आर्टिकुलर, ये आप कोर्टिकोस्टेरॉइड भी उसको दे सकते हो। ये चीज़ें जो हैं आप उसको ट्रीटमेंट के तौर पे दे सकते हो। और अगर इन सब चीज़ों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसको दिया है, एक्सरसाइज करवाई हैं, इसके अलावा मेडिकेशंस उसको दी हैं, अगर उसको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी डेली एक्टिविटी फिर भी जो है लिमिटेड हैं, इसके अलावा अगर वो पेनफुल लॉकिंग और कैचिंग है जॉइंट की, तो उस केस में आपने क्या करना है, पेशेंट को रेफ़र कर देना है। तो ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा आपको डायग्नोसिस बनाने में। अब हम जाते हैं जी पॉइंट टेंडरनेस की तरफ, यानी कि ये अगर एल्बो है तो एल्बो के ये है लेटरल एपिकोंडाइल, तो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर अगर इसके ऊपर इस तरह पेन हो रही है एग्जैक्ट,
तो ये क्या इंडिकेट करेगा, पॉइंट टेंडरनेस है, यानी कि एक पॉइंट पे टेंडरनेस है। टेंडरनेस क्या होता है कि पेन ऑन पल्पेशन, जैसे ही आप पल्पेट करते हो तो पेशेंट को पेन फील होती है, तो इट्स इंडिकेट दैट दिस इज़ द टेंडरनेस, तो ये होगी पॉइंट टेंडरनेस। तो ये आपने फिर अब देख लेना है पॉइंट टेंडरनेस उसको है किस साइड पे, मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर है या फिर उसको लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर है पेन। इसके अलावा आपने ये देखना है कि अगर तो उसकी एज 35 या 50 ईयर के दरमियान में है और डोमिनेंट आर्म के अंदर है और वो मेल है या फीमेल है, इस बात से कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि फ़ीमेल्स भी काम करती होती हैं, मेल भी काम करते हैं। और डोमिनेंट आर्म, जो आर्म उसकी डोमिनेंट होगी ना, उसके अंदर एपिकोंडलोसिस डेवलप होने का ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि वो ही रेपिटेटिवली यूज़ हो रही होती है, चाहे वो सपोर्ट या फिर वर्क रिलेटेड कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हों। और अगर हम बात करें, अगर पेशेंट की एज 40 से 60 ईयर के दरमियान है, मेल या फीमेल है, तो इसके अलावा स्ट्रेस या स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी है या ट्रॉमा है, तो आप मीडियल साइड पे, अगर सिंपल मेन बात, अगर मीडियल साइड पे पेन है, पॉइंट टेंडरनेस है मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर, तो आप मीडियल एपिकोंडाइलिटिस को करोगे सस्पेक्ट, आप ये सोच सकते हो कि उसको मीडियल एपिकोंडाइलिटिस हो सकता है। और अगर लेटरल साइड पे है तो लेटरल एपिकोंडाइलोसिस को करोगे। दिस इज़ अ लोसिस, मैंने आपको बता दिया, अब आपने ये बात खुद ही अपने माइंड में रखनी है। तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे उसको, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करोगे, काउंटर फोर्स ब्रेसिंग उसको अप्लाई करवाओगे, इसके अलावा फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाओगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस दे सकते हो। पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम से आ रहा है तो जब आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन पेशेंट का यही होता है कि मैंने कब ठीक होना है। तो ये पेशेंट बहुत पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन कितना टाइम लेती है ठीक होने में, ताकि आप पेशेंट को सही सही बताओ, पेशेंट को इस बात पर कन्विंस करो कि आपने आना है, तब आप ठीक हो गए। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग 6 से 12 मंथ है, यानी कि जब आपने 6 महीने से साल तक उसको ट्रीटमेंट दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपने उसको रेफ़र कर देना, उसके लिए सर्जरी ठीक है, या फिर आपने दोबारा से एग्जामिन करना है और ये एक्सक्लूड करना है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वही है, तो मतलब इसका अब ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं होगा, बल्कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो चेंज होगा। पहले तो हम इंजेक्शन देंगे, PRP इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन होते हैं, और अगर इनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। अब हम आगे करेंगे एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन आप, जैसे मैंने आपको बताया, पहला हमारा स्टेप क्या था कि हिस्ट्री हमने किस तरह से ली, जिस तरह पेशेंट हमारे रूम में एंटर होगा, हिस्ट्री ली, हमने उसके सिम्टम्स पूछे, फिर उसके बाद हमने अपने माइंड, ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये सारे का सारा प्रोसेस ये आपने अपने माइंड के अंदर चलाना है ये प्रोसेस। तो उसके बाद फिर अब आपने डायग्नोज कर लिया, आपको लग रहा है कि वो ही है, तो आप फर्दर कंफर्मेशन चाहते हो, तो आपने फिजिकल टेस्ट जो है पेशेंट के वो करने हैं। तो वो किस में आएंगे, वो एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। अब हम करेंगे इसकी एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए हम प्रोवोकेटिव टेस्ट पेशेंट को करवाते हैं। ये जो टेस्ट हैं, 5 टेस्ट होते हैं लेटरल एपिकोंडलोसिस के लिए। एक तो है चेयर टेस्ट, कॉफ़ी कप टेस्ट, कूजन टेस्ट है, मोड्सले टेस्ट है और मिल्स टेस्ट है। चेयर टेस्ट में आप देख सकते हो पेशेंट की एल्बो एक्सटेंडेड है, फोरआर्म प्रोनेटेड है और रिस्ट जो है यहाँ पर ये भी एक्सटेंडेड है। और अगर आप ये देखो क्लोज लुक में, तो पेशेंट की जो थंब है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इस इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इनके थ्रू पेशेंट चेयर को उठाएगा। और अगर इस तरह चेयर उठाने से उसको यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल पे अगर उसको यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल पर पेन हो रही है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को लेटरल एपिकोंडाइलोसिस है। इसी तरह कॉफ़ी कप टेस्ट है, अगर कॉफ़ी का फुल कप उठाने की कोशिश करता है और उस दौरान उसको पेन हो रही है, तो इट्स इंडिकेट दैट कि पेशेंट को लेटरल एपिकोंडाइलोसिस है, पॉजिटिव टेस्ट है। आगे कूजन टेस्ट की बात करेंगे। कूजन टेस्ट में क्या है कि पेशेंट जो है, आप अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग आप पेशेंट की और अपनी पोजीशन बनाओगे, चाहे आप सिटिंग में करा रहे हो या स्टैंडिंग में करा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप सिटिंग में कराओ तो कंफर्टेबल होता है एग्जामिनर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो एग्जामिनर ने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है एल्बो को। यहाँ पर ये स्टेबलाइज कर रहा है एल्बो को वाइल पल्पेटिंग द लेटरल एपिकोंडाइल। आपका जो थंब है वो एग्जैक्ट लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपने फोर आर्म की प्रोनेशन जो है वो करवानी है।
फोरआर्म की आपने प्रोनेशन करवा ली। उसके बाद रिस्ट को आपने स्लाइटली जो है वो एक्सटेंड करना है, पेशेंट खुद भी कर सकता है, और रेडियली डेविएट करना है। अब ये जब मूवमेंट बना ली पूरी, यानी कि आपने क्या करना है, उसकी फिस्ट को क्लोज करवाना है। सब्जेक्ट प्रोनेट करेगा अपने फोरआर्म को, रेडियली डेविएट करेगा और एक्सटेंड करेगा रिस्ट को। और अब जैसे ही वो एक्सटेंड करेगा तो आपने उसकी एक्सटेंशन को रोकना है, रेजिस्टेंस देनी है। और अगर इस मूवमेंट के दौरान जैसे ही पेशेंट जोर लगा रहा है और आप भी उसकी रिस्ट को जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसको लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर पेन हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि उसको लेटरल एपिकोंडाइलोसिस है। दिस टेस्ट इज़ पॉजिटिव। अगर तो पेन नहीं हो रही तो ये टेस्ट नेगेटिव होगा। इसी तरह मोड्सले टेस्ट है, इसके अंदर एग्जामिनर ने रेजिस्ट करना है उसकी जो थर्ड डिजिट है, ये आप देख सकते हैं, ये थर्ड डिजिट को उसने रेजिस्ट करना है। ये असल में टेस्ट जो है स्पेसिफिकली एक्सटेंसर डिजिटोरम की इन्वॉल्वमेंट को चेक करने के लिए हम करते हैं। अगर इस मूवमेंट के दौरान पेशेंट को लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर पेन हो रही है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। इस तरह मिल्स टेस्ट है। मिल्स टेस्ट में क्या है, चाहे आप स्टैंडिंग में या सिटिंग में करवा सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी सेटिंग कैसी है। कि लेटरल एपिकोंडाइल को पल्पेट करना है, पैसिवली पेशेंट को प्रोनेट करवाना है और उसकी रिस्ट को फ्लेक्स करना है, और आपने यूं पीछे की तरफ लेके चले जाना है। चाहे तो आप साइड पे खड़े हो जाएं पेशेंट के, और एक्सटेंड करना है फिर एल्बो को। पहले उसकी रिस्ट फ्लेक्स करवानी है, बाद में उसकी एल्बो को आपने एक्सटेंड करना है। अगर तो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर पेन हो रही है इस तरह करने से, तो ये इंडिकेट करेगा कि उसको लेटरल एपिकोंडाइलोसिस है। इन वैसे तो जो टेनिस एल्बो है कंडीशन, ये क्लिनिकल डायग्नोस है। टेनिस एल्बो ऐसी कंडीशन है जिसका डायग्नोस आप क्लिनिक में बैठ के बना सकते हो, उसकी सिम्टम्स की बेस पे और इन फिजिकल टेस्ट की बेस पे। कोई फर्दर इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे, आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो। अल्ट्रासाउंड बहुत ही रिसर्चेज के मुताबिक अल्ट्रासाउंड बहुत ही एक अच्छा डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, जिसके अंदर अगर जो हमारा एक्सटेंसर कर पाए रेडियलिस ब्रेविस का अगर कोई टीयर हुआ है तो वो अल्ट्रासाउंड के अंदर नज़र आ जाता है। सीटी अगर अल्ट्रासाउंड से नहीं बात बानी, सीटी स्कैन, MRI, ठीक है, ये तब आप करवाते हो जब किस चीज़ से कोई रिकवरी नहीं आ रही। जब आपने ट्रीटमेंट दे दिया है उसको फिर भी रिकवरी नहीं आ रही, अब आपको समझ नहीं आ रही तो इसको है क्या प्रॉब्लम, तो आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप फिर CT स्कैन या MRI की तरफ जाते हो। या अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हो कि टेंडन जो है वो इतना रप्चर हो गया है कि उसने हील ही नहीं होना, या फिर उसकी हीलिंग जो है वो इंटरप्ट हो रही है, तो फिर आपने सर्जरी से पहले CT स्कैन या MRI वगैरह ये चीज़ें आप करवाते हो। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे पेशेंट का। प्रोग्नोसिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, गुड कंडीशन है या फिर पुअर। प्रोग्नोसिस आपने देख लेना है कि उसी बेस पे बनेगा कि पुअर प्रोग्नोसिस है या फिर गुड प्रोग्नोसिस है। पुअर प्रोग्नोसिस में रिकवरी जो है वो कोई इतनी ख़ास नहीं आती होती, रिकवरी नहीं आनी या फिर बड़ा ही टाइम लगना है रिकवरी में, तो वो पुअर प्रोग्नोसिस होगा। अगर रिकवरी आ जाएगी तो फिर इट्स अ गुड प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस में यही होता है कि टाइम असल में कितना रिक्वायर्ड है उस डिज़ीज़ को क्योर होने में। तो ये पेशेंट बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, तो आप कितना होता है कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग 6 से 12 मंथ लगते हैं। जो लेटरल एपिकोंडाइलोसिस होता है ये जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता, तो आपने अपने पेशेंट को बताना होता है कि ये टाइम लेगा, ताकि वो खुद भी सिंसियर रहे और आप भी उसके साथ सिंसियर रहे। या फिर कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग 8 से 18 मंथ का ड्यूरेशन जो है रिक्वायर्ड होता है। डिपेंड करता है कि अब टेंडन की कंडीशन कैसी है, वो पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता रहा है। आपने क्या करना है कि एक्टिविटी को मॉडिफाई करना है, NSAIDs देनी है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी करोगे, पेशेंट की ई-सेंट्रिक एक्सरसाइजेज आप करवाओगे। रेस्ट का कहते हैं आइस पैक यूज़ कर सकते हैं पेन के लिए। अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम यूज़ करते हैं, ब्रेसिंग स्प्लिंटिंग हम उसको दे सकते हैं, यानी कि जब वो कोई अगर एक्टिविटी कर रहा है तो उस दौरान वो अपने ब्रेस को पहन ले, या फिर रात को सोते हुए। हम इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो इंजेक्शन हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इस सारे प्रोटोकॉल से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। अगर अब क्या होता है कि इंजेक्शन भी आपने दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सर्जरी की तरफ जाना है। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई रिकवरी नहीं आ रही तो फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे। फिजियोथेरेपी ऑफ टेनिस एल्बो
स्टार्ट करने लगे हैं कि जो टेनिस एल्बो होती है उसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हमने किस तरह से देना है पेशेंट को। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप किस तरह से डील करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने करना है वो करना है एजुकेशन, यानी कि पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि ये वाले एक्टिविटीज़ करे और ये नहीं करे, और प्रिवेंटिव मेजर उसको बताने हैं कि ये जो अभी कंडीशन पेशेंट की चल रही है ना इससे ज़्यादा ख़राब ना हो, और जो पहले हो चुकी है वो रिकवरी फेज़ की तरफ जाए। दूसरा हमने उसको इमोबिलाइजेशन का कहना है। इमोबिलाइजेशन हम किस तरह से करेंगे। ऑर्थोसिस हम जैसे कि ब्रेसिस हो गए, स्प्लिंट्स हो गए, ये वो हमने उसको देने हैं। अगर हम उसको ब्रेस दे रहे हैं तो वो उसका लोड कम करने में हेल्प करेंगे। तो ज़्यादातर पेशेंट को हम कहते हैं कि नाइट में वो जो है ब्रेसिस उसको पहने और पहन के सो जाए, और दूसरा अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उस दौरान वो उसको पहन ले। इसके अलावा हमने पेशेंट को कहना है रेस्ट करें, मसल को रेस्ट दे, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ को कम करे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक्टिविटीज़ करे ही ना करे, लेकिन कम करे। उसने क्या करना है कि वो वाली एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है जिसकी वजह से उसको पेन हो रही है, उसके सिम्टम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा क्रायोथेरेपी करेंगे। हमारे पास डिफरेंट ऐसी मोडालिटीज़ भी होती हैं, या आइस क्यूब जो हैं डायरेक्टली तो नहीं अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, लेकिन किसी जो है टॉवल में या कॉटन में डालकर हम यूज़ कर लेते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। इक्विपमेंट प्रोटोकॉल देंगे। असल में पेशेंट की पेन को कम करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम ये देखेंगे कि पेशेंट को स्वेलिंग तो नहीं है। अगर स्वेलिंग नहीं है तो फिर हम हॉट पैक यूज़ करेंगे, अगर स्वेलिंग है तो हम कोल्ड पैक यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं, हम टेंस यूज़ करेंगे कि क्योंकि उसको पेन है तो टेंस जो है पेन रिलीफिंग इफ़ेक्ट देता है, तो हम टेंस यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं कि आपके पेशेंट को कौन सी मोडालिटीज़ जो हैं वो उसको रिकवर करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है, हर इंडिविजुअल की कंडीशन यूनिक होती है, और आपने उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करना होता है। एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी कौन सी करनी है, और होम एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो भी बताऊंगी। पेशेंट ने जो घर जाके एक्सरसाइज करनी है वो आपने बतानी होती है उसको। ये भी उतना ही रोल प्ले करती हैं जितना आप इधर उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं अपने क्लिनिक के अंदर या फिर अपने हॉस्पिटल के अंदर। कि पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि ये एक्टिविटी करनी है, ये नहीं। हमने उसको कहना है कि अवॉइड एंड रेंज ऑफ मोशन बोथ इन एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, कि रेपिटेटिव हैंड एंड रिस्ट की मोशन को अवॉइड करे, और अगर उसको करनी भी पड़ रही है तो बीच में ब्रेक डाले, रेस्ट दे खुद को, फिर करे। और अवॉइड लेटिंग हैवी आइटम विद द आर्म इन फुल एक्सटेंशन। फुल एक्सटेंशन यानी कि एल्बो की फुल एक्सटेंशन करने के बाद किसी भी लोड को वो ना तो नीचे रखे ना उठाए। परफॉर्म वर्क और वेट लिफ्टिंग पार्शली बेंट विद एल्बो। जब वो वर्क कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो थोड़ा सा एल्बो को बेंट कर ले, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्स कर ले। और जब किसी लोड को उठाना होता है तो क्या करे कि दोनों हाथों को यूज़ करते हुए लोड को उठाए। इसके अलावा लिमिट करे रेपिटेटिव ग्रैस्पिंग और ग्रिपिंग मोशन को। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी मूवमेंट करने के दौरान उसको पेन हो रही है तो उस मूवमेंट को ना करे और आपसे रब्ता करें। अच्छा, जब आपने टेनिस एल्बो के पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हो ना तो ये रूल आपने अपने माइंड में रखना है। किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि ये जो पुअर पोस्चर है इसकी वजह से टेनिस एल्बो डेवलप होती है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये प्रोनेशन हो रही है, फोर आर्म की एल्बो एक्सटेंशन है, रिस्ट आइदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन में जा रही है। तो इस केस में क्या होता है कि टेंडन की टियर होने के चांसेस बड़े इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो हमने पेशेंट को जो एक्सरसाइजेज करवानी है ना वो स्टार्ट किस तरह से करनी है, एल्बो की फ्लेक्शन और सुपिनेशन जो है फोर आर्म की, इस तरह से हमने करवानी है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब ये देखें, एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इट इज़ बेटर टू चूज़ फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन पैटर्न। आपने फ्लेक्शन और सुपिनेशन पैटर्न को चूज़ करना है। आपने जेंटल होल्ड रिलैक्स टेक्निक जो है वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। अच्छा, बिगन यानी कि आप शुरुआत करें एल्बो फ्लेक्शन से और रिस्ट इन आइदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, और अप्लाई करें जेंटल रेजिस्टेंस एंड रेस्ट इंटरवल मस्ट बी इंक्लूडेड। कि जब आपने पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे होना है, ये ख़ास तौर पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए हैं, क्योंकि मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं तो हमने उनकी स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है। तो जब आप उसकी स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं तो उस दौरान आपने होल्ड रिलैक्स टेक्निक को यूज़ करना है, पहली बात। दूसरा, आप
पेशेंट की जो कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो उस दौरान आप वो जो आपने एक्सरसाइज करवानी है तो वो फ्लेक्जन के अंदर करवाएं, वो एल्बो फ्लेक्जन में होनी चाहिए उस दौरान। और अगर रिस्ट की बात करें तो शुरुआती तौर पर आपको रिस्ट की फ्लेक्जन एक्सरसाइजेस को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जैसे ही रिस्ट को एक्सटेंड करता है तो उसको पेन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी तो आप एक्सटेंशन चूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ से प्रोग्रेस किस तरह करेंगे कि प्रोग्रेस द रेंज ऑफ रिस्ट मोशन विदाउट गोइंग इनटू पेनफुल रेंज। आपने पेनफुल रेंज के बाहर रह के पेशेंट की जो मूवमेंट है उनको इंक्रीज़ करवाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, वंस द फुल रेंज ऑफ रिस्ट मोशन आर पॉसिबल, जैसे ही वो फुल रेंज ऑफ रिस्ट मोशन पॉसिबल हो गई, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिम्टम्स में बताया था कि जैसे ही पेशेंट एल्बो को एक्सटेंड करेगा तो उस केस में उसको पेन होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर। तो अब वो कंडीशन आ गई है कि पेशेंट अगर एक्सटेंड कर रहा है अपनी रिस्ट को और उसको पेन नहीं हो रही तो आपने मसल को लेंथ करना है अक्रॉस द एल्बो बाय इंक्रीजिंग एल्बो एक्सटेंशन। इस तरह से आपने एक्सरसाइज के मेथड को चेंज करते जाना है कि पहले आपने एक तो होल्ड रिलैक्स टेक्निक यूज़ करनी है, दूसरा आपने एल्बो की फ्लेक्जन में करवानी है रिस्ट, आइदर एक्सटेंशन या फ्लेक्जन किसी में भी आप चूज़ कर सकते हैं जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगा, और आपने हल्की सी रेजिस्टेंस देनी है। जैसे ही पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन डेवलप हो जाएगी, वो बगैर पेन के फुल रेंज ऑफ मूवमेंट कर लेगा, तो फिर आपने एक्सटेंशन की तरफ जाना है।